हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि मैं आज आपको गाउस का नियम बताऊंगा, जो कि स्थिरवृत्ति का बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। तो गाउस का नियम, गाउस ये जर्मन के वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे और इन्होंने ही स्थिरवृत्ति के आधार पर एक नियम दिया था जिसको हम गाउस का नियम कहते हैं। तो इस नियम का स्टेटमेंट इस प्रकार है। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में परिबद्ध नेट आवेश को एप्सिलॉन नॉट से भाग देने के तुल्य होता है। यह है इसका स्टेटमेंट। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में परिबद्ध नेट आवेश को एप्सिलॉन नॉट से भाग देने के तुल्य होता है। और देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो उसमें मैंने विद्युत फ्लक्स आपको धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य बताया था। तो ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होता है, ये इस बात का संकेत करता है कि उस पृष्ठ के अंदर कोई ना कोई आवेश होना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर की तरफ जाती हैं, इसका मतलब है कि उस पृष्ठ के अंदर धन आवेश होना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर आती हैं, तो यानी कि वहाँ पर हमें वो ऋण आभास के होने का, ऋण आवेश होने का आभास कराता है। और जब शून्य कहते हैं कि विद्युत फ्लक्स शून्य है, तो इसका अर्थ ये होता है कि पृष्ठ में नेट आवेश का मान शून्य के बराबर है, यानी जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। या फिर ऐसे कहिए कि जो दिया गया आवेश है वो पृष्ठ के अंदर नहीं है बल्कि अन्य कहीं बाहर स्थित है, तो नेट उसमें आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों ही फ्लक्स बराबर होते हैं, इसलिए नेट फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो उसी के आधार पर ही गाउस ने अपना ये नियम दिया था। गणितीय रूप में फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई विद्युत फ्लक्स, क्यू आवेश और एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। अब ये हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होता है। तो हम इसको यहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एक रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे मैंने इसमें इस तरीके से कहा है, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का बंद पृष्ठ पर पृष्ठीय समाकलन उसमें परिबद्ध आवेश को एप्सिलॉन नॉट से भाग देने के तुल्य होता है। तो इसको समाकलन के रूप में भी इसको परिभाषित किया जा सकता है। अब हम ये भी जानते हैं लेकिन K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ आपको कूलाम का नियम बताया गया था, तो उसमें फॉर्मूला लिखा था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो K जो इसमें आता था उसका मान ये था इसके अंदर, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ के बराबर होती है। तो
तो हम क्या है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 4πk इक्वल टू 1/ε0, तो ये जो यहाँ पर जो रूप दी गई हैं, ये 1/, इसको ε0 के स्थान पर हम इस राशि का भी यूज कर सकते हैं। तो ये अन्य इसके जो रूप हो सकते हैं वो इस प्रकार से हैं। एक फाई इक्वल टू 4πk f/q, सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू 4πk इंटू q। तो ये जो मैंने लिखा है वो यहाँ से इसको लिखा है जो, और इसका संबंध ये मैंने यहाँ से लिखा है। तो इसमें कोई सा भी इसमें टर्म लिखा जाए, चाहे तो ये लिखा जाए अथवा ये लिखा जाए अथवा ये लिखा जाए, ये सारे सूत्र इसी गाउस नियम से संबंधित हैं इसमें। तो ये गाउस का नियम है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विद्युत फ्लक्स आ रहा है, यहाँ पर आवेश आ रहा है, तो ये सीधा ही सीधा विद्युत फ्लक्स और आवेश में संबंध को व्यक्त करता है। गाउस नियम की उत्पत्ति। अब मान लेते हैं कि अपने पास यहाँ कोई भी एक बंद पृष्ठ होता है, तो ये सपोज करिए कि आपने इस तरह का एक कोई बंद पृष्ठ ले लिया, यहाँ पर आपने एक आवेश ले लिया Q, ये पॉइंट O है, यहाँ से ये यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं, और यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इस तरीके से है, और जो इसका अल्पांश का क्षेत्रफल है वो इस तरीके से ds। ये कोण इसमें थीटा होता है। तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम r के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पृष्ठ किसी भी प्रकार का, किसी भी आकृति का बनाया जा सकता है। पृष्ठ में परिबद्ध आवेश ये इक्वल टू Q। पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल ds की बिंदु O से दूरी इक्वल टू r। इस बिंदु को हम यहाँ पर P मान लेते हैं। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू r कैप। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना होता है। तो विद्युत फ्लक्स पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू, जैसा कि हमारा फॉर्मूला होता है सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds। अब इसमें हम इस E का मान रख देंगे इसके अंदर, और ये इंटीग्रेशन जैसे डॉट इंटीग्रेशन है यानी कि अदिश गुणनफल है, तो इसको E ds cos थीटा, क्योंकि इनके बीच का कोण यहाँ पर थीटा के बराबर है, तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। अब यहाँ पर परिमाण लिखेंगे, इसलिए सदिश लिखने की आवश्यकता इसमें कहीं नहीं है। ये इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, इसका मान होता है आपका
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा, ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कांस्टेंट है, इसलिए इस राशि को इंटीग्रेशन से हम बाहर निकाल लेंगे। अपने पास रह जाएगा इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें ये है टर्म आपका डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं घनकोण, जहाँ इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये कहलाता है घनकोण। और जो घनकोण का जो मान होता है ये 4 पाई के बराबर होता है, 4 पाई। तो हम क्या करें, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ये, इसके स्थान पर हम 4 पाई लिख देंगे, इसमें टर्म यहाँ पर क्यू, तो ये फाई इक्वल टू, अतः फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन, इसके स्थान पर हम ये लिखें, ये इक्वल टू 4 पाई। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 पाई और 4 पाई टर्म इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास बचेगा केवल एप्सिलॉन नॉट। सो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही गाउस का नियम है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि भी जो इसकी तीव्रता है इसको लिख लिया, विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसको लिख लिया, ई का मान इसमें लिख दिया जो है ये, और जैसे डॉट इंटीग्रेशन बिंदु गुणनफल होता है उसके हिसाब से इसको ओपन कर दिया, और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट राशियाँ होती हैं उसको यहाँ पर निकाल लिया। अब बची हुई ये जो राशि होती है ये घनकोण कहलाती है, घनकोण का मान 4 पाई के बराबर होता है, तो यहाँ पर 4 पाई रख देंगे इसके स्थान पर, तो ये 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से जो गाउस का नियम है वो आवेश और विद्युत फ्लक्स दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि फाई का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होता है, तो जब Q इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि पृष्ठ में नेट आवेश धनात्मक होता है। जैसे मान लो कि वहाँ पर कुछ धन आवेश हैं, कुछ ऋण आवेश हैं, लेकिन जब इनको जोड़ते हैं तो नेट आवेश पॉजिटिव आता है। उसी स्थिति में क्या होगा, फाई का मान पॉजिटिव होगा, तो फाई इक्वल टू पॉजिटिव। इसका अर्थ यह है कि विद्युत फ्लक्स जो होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलती हुई होंगी। तो इसको हम इस तरीके से, जैसे ये आपका कोई पृष्ठ है, यहाँ ये कोई भी पृष्ठ है और यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों होंगी, इस तरीके से पृष्ठ से बाहर की तरफ, ये होता है धन आवेश का अर्थ। और जब Q इक्वल टू नेगेटिव यानी ऋणात्मक हो तो फाई इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव का अर्थ ये होता है कि भाई पृष्ठ है, इस पृष्ठ में नेट आवेश नेगेटिव होता है। तो सपोज करो कि यहाँ पर ये कोई पृष्ठ है कोई भी, और यहाँ पर ये आवेश माइनस क्यू है, तो इसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर से अंदर की तरफ आएंगी इसमें, इस तरीके से। तो ये कहलाता है इसका ऋणात्मक आवेश। और यदि Q का मान 0 है, यदि Q इक्वल टू 0 तो फाई इक्वल टू 0। इसका अर्थ यह होता है कि पृष्ठ में नेट आवेश शून्य के बराबर होता है, यानी कि जितना पृष्ठ में धन आवेश है उतना ही पृष्ठ के अंदर ऋण आवेश भी है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो नेट आवेश इसमें शून्य के बराबर आएगा। जो ये जैसे मान लो कि आपने एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया, तो विद्युत द्विध्रुव में
एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है, दोनों के परिमाण बराबर होते हैं, इसलिए नेट आवेश शून्य के बराबर होता है। अब अगर विद्युत द्विध्रुव को पृष्ठ के अंदर रख दिया जाएगा तो इसका विद्युत फ्लक्स का मान शून्य के बराबर होगा। और इस Q=0 का एक अर्थ ये भी निकलता है कि यदि आवेश पृष्ठ के अंदर नहीं है, बाहर स्थित है, तो भी इससे कोई भी विद्युत फ्लक्स एसोसिएट नहीं होगा इससे जो। तो जैसे φ यहाँ पर 0 कर दें जो ये Q है, तो इसका मतलब ये एक भी, जैसे ये एक पृष्ठ है मान लो, और यहाँ पर एक ये +Q चार्ज है और दूसरा यहाँ पर ये -Q चार्ज है। अब इसमें क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो -Q से +Q पर ऐसे जाएंगी, तो ये पृष्ठ से बाहर भी नहीं निकलेंगे, न पृष्ठ के अंदर आएंगे। या फिर हम ये मान लें कि भाई इस पृष्ठ के, ये पृष्ठ है और यहाँ पर कहीं आवेश स्थित है, जो ये आवेश है Q। अब इसमें विद्युत क्षेत्र रेखा ये इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, जितना फ्लक्स इसके अंदर आ रहा है, यानी इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स दोनों ही बराबर होते हैं, तो इसमें नेट आवेश जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। तो ये भी इसकी स्थिति होती है। तो यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है ये तो विद्युत द्विध्रुव है। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव तो जैसे आपका NaCl, HCl, अगर इस तरह के अणु इसमें रख दिए जाएंगे तो कोई इसमें फ्लक्स नहीं होगा। या आवेश बाहर है तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश करती हैं उतनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे बाहर निकल जाती हैं, तो नेट आवेश का मान शून्य बराबर होता है, तो इसमें कोई फ्लक्स नहीं होगा इसका। तो इस तरीके से आवेश का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होने पर फ्लक्स के मान पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया गाउस का नियम क्या होता है, गाउस के नियम की उत्पत्ति क्या है, और साथ में ही गाउस के नियम की जो उत्पत्ति है, जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये कूलाम के नियमानुसार ही आता है, क्योंकि हम इस गाउस के नियम को कूलाम के नियम से ही निकालते हैं। गाउस के नियम की विशेषता है। देखो गाउस का जो नियम है, नियम से फाई = Q/ε0। तो इस फॉर्मूले को देखते ही सबसे पहले ये इसमें आ रहा है, गाउस का नियम विद्युत फ्लक्स तथा आवेश में संबंध प्रदर्शित करता है। विद फ्लक्स फाई, आवेश की, दोनों में एक रिलेशन है। दूसरा, ये जो विद्युत फ्लक्स होता है, यहां पर कोई पृष्ठ का कोई नाम नहीं दिया गया है, तो ये पृष्ठ के आकार और आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। विद्युत फ्लक्स पृष्ठ की आकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें कहीं भी पृष्ठ की आकार या आकृति नहीं दी गई है। नंबर 3,
विद्युत फ्लक्स नेट आवेश पर निर्भर करता है। जैसा कि हम यहाँ पर दे रहे हैं कि एक आवेश ही यहाँ पर आ रहा है और नेट आवेश क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ही विद्युत फ्लक्स होगा इसमें। नंबर 4, यह नियम कूलाम के नियम का पालन करता है। अब जैसा कि इसमें फ्लक्स है तो विद्युत क्षेत्र आता है, तो 5वां है गाउस का नियम। उन्हीं विद्युत क्षेत्रों के लिए सत्य है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। यानी कि अगर व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करते हैं तो फिर ये गाउस का नियम वहाँ पर नहीं लगाया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि गाउस नियम से संबंधित हैं। अब इसमें एक सामान्य क्वेश्चन आता है कि गाउस पृष्ठ क्या होता है। सामान्यतः अपन गाउस पृष्ठ की बात करते हैं इसके अंदर। तो गाउस पृष्ठ क्या होता है, एक बार राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये भी प्रश्न आया था कि गाउस पृष्ठ किसे कहते हैं। गाउस पृष्ठ वह काल्पनिक पृष्ठ जो दिए गए आवेश को परिबद्ध करता है, गाउस पृष्ठ कहते हैं। वह काल्पनिक पृष्ठ जो दिए गए आवेश को परिबद्ध करता है, गाउस पृष्ठ कहते हैं। यानी कि अगर आपको किसी आवेश के कारण या किसी आवेशित वस्तु के कारण किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो आपको उस आवेश को इंक्लोज करना होगा, परिबद्ध करना होगा। तो उसको परिबद्ध करने के लिए जो भी आप पृष्ठ बना के तैयार करते हैं उसी को हम कहते हैं गाउस पृष्ठ। क्योंकि जब तक ये आवेश परिबद्ध नहीं होगा तब तक आप वहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात नहीं कर सकते। और ये इसकी परिभाषा में ही निहित है कि वहाँ पर एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करें जो उस दिए गए आवेश को परिबद्ध करता हो। तो ये है आपका गाउस का नियम। तो मैंने आपको बताया कि इसमें गाउस नियम क्या होते हैं और गाउस नियम की उत्पत्ति किस तरह से होती है और गाउस नियम की विशेषताएं क्या होती हैं और गाउस पृष्ठ क्या होता है। और आप इसको नोट करें और अपने नोट्स बना कर तैयार करें। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बतावें, अपने ऐसे साथियों को बतावें जो विद्युत जिनको 12वीं क्लास में भौतिक विज्ञान की आवश्यकता है। मैं केवल स्टूडेंट्स से ही नहीं बल्कि टीचर्स से भी ये अनुरोध करता हूँ कि जो भी आपके संपर्क में 12वीं साइंस के विद्यार्थी हों आप उनको भी ये वीडियो ज़रूर भेजें जिससे कि उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। थैंक यू।